नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से आप लोग का फिर से व्याकरण विभाग में स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने व्याकरण में बहुत सारे भाग देखे। आज हम एक नया भाग देखने वाले हैं जिसका नाम है चिन्ह। कौन से चिन्ह? व्याकरण के जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह जिसे हम कहते हैं, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह ही मतलब एक तरह से शब्दों में ही उसका अर्थ होता है विराम। विराम मतलब क्या? जब हम कहीं सफर पे जब चलते हैं तो थोड़ा सा कहीं रुक जाके विराम लेते हैं, आराम कर लेते हैं। बच्चों, इस पढ़ाई की जिंदगी में भी हम जब कोई चीज को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसे भी हम कहीं ना कहीं चलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय विराम लेते हैं। जैसे हम कहीं यात्रा पे निकलते हैं तो कहीं थक जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो कहीं पे थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, जिससे हमारे आगे का सफर सुखकारी, आनंदकारी हो। उसी तरह से बच्चों, इस पढ़ाई की जिंदगी में भी हम पढ़ते समय और लिखते समय भी कहीं थकावट ना आ जाए, बोलने में हमारी सांस न फूले, इसलिए उसमें भी हम कहीं न कहीं थोड़ा-सा विराम लेते हैं। लेकिन ये तो विराम की बात आ गई बच्चों। ऐसे बहुत सारे और भी चिन्ह हैं, जहाँ पे हम विराम चिन्ह नहीं कहेंगे, और भी अलग-अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। लेकिन इस पूरे विभाग का नाम ही मैंने बताया है कि आपको विराम चिन्ह। हम जब उन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और वो जो चिन्ह जब किसी वाक्य में आते हैं, तो वहाँ कुछ पल भर के लिए हम रुक जाते हैं। चाहे कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर आगे का पड़ाव की तरफ हम पढ़ना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं हम विराम चिन्ह बच्चों। कुल मिला के 17 विराम चिन्ह हैं बच्चों। इन चिन्हों को आज हम पढ़े सीखेंगे। इन चिन्हों का इस्तेमाल कैसे वाक्यों में किया जाता है, कब किया जाता है। इसमें से कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनका आप गणित में भी, विज्ञान में, गणित में इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान में करते हैं, और हिंदी में तो करते ही हैं। लेकिन और भी विषयों में इन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर इसमें से कुछ ऐसे चिन्ह आप देखोगे, अरे! तो कहोगे सर ये तो हमने गणित में भी ऐसे चिन्ह देखे हैं। गणित में भी आपको संख्या शास्त्र जो होता है, संख्या गणित होता है जिसे हम बीजगणित बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। उनमें भी आपको जब अंक होते हैं, अंकों को कोष्ठक के माध्यम से गुणा, भाग, जोड़, घटा, इन सभी चीज़ों का जब इस्तेमाल हम करना पड़ता है, तो इसे किसी न किसी कोष्ठक के द्वारा बाँध दिया जाता है। जब उस कोष्ठक के द्वारा उन चिन्हों का वजह से, उन कोष्ठक के वजह से, उन चिन्हों की वजह से उन संख्याओं में अंतर आता है, उससे कोई नाता नहीं होता है, ये दिखाई देता है हमें। बच्चों, आप लोगों ने भी गणित में देखा होगा। तो एक-एक करके हम पढ़ेंगे, वो चिन्ह कौन से हैं, उसे क्या कहा जाता है और उनका उपयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है, ये हम देखेंगे बच्चों। पहला हमारा वाक्य है, पहला शब्द हमारा, शब्द कहो या फिर चिन्ह कहो, जो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बच्चों, गांधी बाबा की लाठी देखे हो, बस वैसी ही हमारी ये पूर्ण विराम की निशानी है, चाहे उसे चिन्ह कहो। ठीक है? पूर्ण विराम लाठी के बराबर होती है, लाठी जैसी होती है, एक लकड़ी, एक डंडी जैसी होती है, जो यहां पे आपको दिखाया गया है। यह पूर्ण विराम होता है। जब कोई वाक्य पूर्ण होता है, मैं आज विद्यालय गया था, गया था, पूर्ण वाक्य हो गया वहां पे। अब उसके आगे कुछ और कहना नहीं है। मैं आज विद्यालय गया था। मैंने खाना खा लिया है। मैंने पढ़ाई कर ली है। मैं कल घूमने जाऊंगा। एक वाक्य है, एक पूर्ण वाक्य है। जब पूर्ण वाक्य आता है, उसका पूरा अर्थ एक वाक्य में हमें पूर्ण तरह से समझ में या आकलन में आ जाता है, और उसके बाद में इस चिन्ह का जब इस्तेमाल किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं पूर्ण वाक्य बच्चों। समझ में आया? पूर्ण वाक्य, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब बोला तो बहुत सारा जाता है, ऐसे हम बोलते जाए तो बहुत सारी चीजें बोलते जाएंगे, लेकिन जो वाक्य आपने बोला है
उस वाक्य का आकलन, क्या मैंने कहा, जो वाक्य आपने कहा उस वाक्य का अगर पूरी तरह से आकलन आपको हो जाता है, समझ में आ जाता है, पता चल जाता है, तब हम उस वाक्य के बाद में यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं कि मतलब वो वाक्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण विराम। जहां पे हमारा विराम पूर्ण हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है वहां पे। दूसरा है बच्चों अल्प विराम। अल्प विराम हम पूर्ण विराम न लेके थोड़ा सा विराम लेते हैं, अल्प विराम लेते हैं। अल्प मतलब कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए। जैसे मैंने कहा राम ने सीता से विवाह किया, राम ने सीता से विवाह किया। दो, यहां पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने क्या किया, विराम लिया, कॉमा लिया, विराम लेते हैं। ठीक है, राम ने सीता, यहां पे ऐसे वाक्य जब आते हैं। और दूसरी तरह से जब हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं, उनमें इसका अल्प विराम लेते हैं। जैसे मैंने बागीचे से चंपा, चमेली, गुड़हल, मोगरा, जुई फूलों को ले आया। मैंने यहां पे कई फूलों के नाम लिए हैं और उन फूलों के बाद वहां पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा विराम लिया है। जब बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों, और उन शब्दों को जब हम रुक रुक के बोलते हैं, तब उसे अल्प विराम कहा जाता है। मेरे विद्यालय में राधा, राम, नरेश, हरि, सोम, मंगल, बुध, गुरु ऐसे अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे कई नामों की सूची बना दी। अब उन नामों की जब सूची बना दी तो सभी के नाम बोलने के बाद मैं कुछ पल के लिए रुका। मेरे विद्यालय में सोम, मंगल, बुध ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, सोम, मंगल, बुध। मैंने वहां पे कुछ रुक रहा हूं। ऐसे ना सोम, मंगल, बुध ऐसा तो नहीं कहा, सोम, मंगल, बुध, ये तो ऐसा लगेगा एक ही नाम है। मैंने ऐसे नहीं कहा। मेरे बागीचे में आम, पपीता, अमरूद, सेब के पेड़ हैं। मैंने देखो क्या कहा, आम, पपीता, अमरूद, सेब। मैंने हर शब्दों के बाद, हर फल के बाद में कुछ पल के लिए पॉज लिया है, रुका हूं। इसे कहा जाता है अल्प विराम। समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अर्ध विराम, जहां पे बहुत सारी संख्याएं हो और वहां पे हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को क्या कहते हैं, रुक रुक के जब बोलते हैं तो उन्हें हम अर्ध विराम कहते हैं। तीसरा है अल्प विराम कहते हैं, तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या है, वहां पे भी हम रुकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यह पूर्ण विराम से जो होता है अर्ध विराम, इसमें और इसमें फर्क क्या है दोनों में। ये तीनों में, जैसे कि तीनों जो दिए हैं अभी, मैं तीनों का थोड़ा सा आप लोग के एक साथ बता देता हूं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। जो ये अल्प विराम होता है, इससे ज्यादा रुका जाता है और इससे कम रुका जाता है, ये फर्क है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, अल्प विराम पूर्ण विराम से कम है। समझ में आया? ये इससे कम होता है, मतलब इस या तो वाक्य पूर्ण होता है, यहां पे रुक जाता था। जो अल्प विराम होता है, इससे क्या होता है, हमारे अर्ध विराम से एक कम होता है। मतलब यहां पे हम, ये भी विराम है, ये भी विराम है, ये भी विराम है। ध्यान रखना, तीनों विराम है, तीनों शब्द में क्या लगा हुआ है, विराम लगा है। यहां पे लंबा विराम लिया जाता है। समझ में आए? ये लंबा विराम है, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। यह जो है इससे कम है, इससे भी कम है। ध्यान रखना। और जो अर्ध विराम है इससे कम है और इससे ज्यादा है। इससे कम समय लगता है और इससे ज्यादा। ध्यान रखना मैंने क्या कहा तीनों में,
असमंजस में पर ये अर्ध है जो अल्प से ज्यादा होता है, ज्यादा समय रुका जाता है, लेकिन पूर्ण विराम से कम रुका जाता है। पूर्ण विराम मतलब लंबा समय तक ले, हम थोड़ा ज्यादा समय तक ले वहां पे रुकते हैं, तब हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। जो अल्प विराम में जो शब्द होते हैं, कई नामों के, कई तरह के जो शब्द अच्छी चीजें होती हैं, जैसे मेरे बैग में किताबें हैं, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, ऐसे अनेक चीजें हैं। जब चीजों की संख्या हम गणना करते हैं, चीजों को हम कहते हैं, तब वहां पे एक एक चीज के बाद हम थोड़ा सा कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, वहां पे अल्प लेते हैं। लेकिन अर्ध विराम जब होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने, वहां थोड़ा अर्ध विराम लें, रावण को मारा। यहां पे थोड़ा सा इससे ज्यादा, क्योंकि हम तुरंत कंटिन्यू लगातार में नहीं बोले जा रहे हैं, यहां पे ये जो अर्ध विराम है, जो अल्प विराम से ज्यादा समय रुकेगा। मैं विद्यालय से आ जाऊंगा, तब मैं खेलने जाऊंगा। मैं विद्यालय से आ जाऊंगा, तब मैं खेलने जाऊंगा। यहां पे अर्ध विराम लिया, खेलने भी जाऊंगा और विद्यालय से आ जाऊंगा। विद्यालय से आने के बाद मैं खेलने जाऊंगा, विद्यालय से आने के बाद अर्धविराम, फिर मैं खेलने जाऊंगा। यह क्या हो जाएगा, हमारा अर्धविराम हो जाएगा। यहां पे जो अल्प विराम से ज्यादा समय रुका गया, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय यहां पे लिया गया है, इसे हम कहेंगे अर्धविराम कहेंगे। जो अल्प विराम से ज्यादा है और पूर्ण विराम से कम समय है। समझ में आया? तीनों में समझ में, तीनों विराम है, तीनों रुकी जाती हैं चीजें। पढ़ते समय हम उन चीजों, कुछ शब्दों के बाद, अर्धवाक्यों के बाद हम रुकते हैं। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न करते, तुम कौन हो, प्रश्न वाक्य, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तुम कहां गए थे, प्रश्न चिन्ह लग गया। तुम कैसे हो, प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप उसे परमिशन ले रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह में। क्या मैं घर जा सकता हूं, प्रश्न चिन्ह। मतलब जब आप किसी चीज को पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या, कौन, कहां, कैसे, किधर, कब, कितना, कौन सा, कहां, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से, ये शब्द जब वाक्य में आते हैं, तब आपका वाक्य प्रश्नवाचक बनता है। और प्रश्नवाचक वाक्य बनने के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं वाक्य के अंत में, कभी कभी वाक्य के बीच में भी किया। तुम कौन हो, कहां से आए, ऐसे वाक्य भी बीच बीच में भी आ जाते हैं प्रश्न चिन्ह। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तब इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमने और भी ग्रामर के भागों में इस शब्दों का इस्तेमाल किया है। विस्मयादिबोधक अव्यय में भी पढ़ा है हमने, विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं। उसी तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह इसे कहा जाता है। बच्चों, जब हम कोई वाक्य या कोई शब्द आश्चर्य से उसका उच्चारण करते हैं, बाप रे, हाय राम, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है, तब ऐसे विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं। तो विस्मयादिबोधक हमारे आश्चर्य, हाव भाव, दुख, सुख का जब हम अपने शब्दों में उसका उच्चारण करते हैं, उसका बताते हैं उन चीजों को, उन फीलिंग्स को, जो हमारे अंदर उन भावनाएं होती, जब हम उन भावनाओं को शब्दों के माध्यम से
व्यक्त करते हैं। क्या कहा मैंने? जब हम अपने भावनाओं को, चाहे वो दुख के भाव हो, चाहे वो सुख के भाव हो, जब ऐसे भावों को हम शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, ऐसे समय में हम विस्मयादिबोधक अव्यय का या विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तब हम ऐसे शब्द कहते हैं, बाप रे कितना भयानक तूफान आ गया। बाप रे, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, कितना भयानक तूफान आया। यह बाप रे शब्द क्या बता रहा है? आपका भाव बता रहा है कि वह दृश्य कैसा था, वह दृश्य कैसा है, वह दृश्य का भाव इस बाप रे शब्द से व्यक्त किया जा रहा है। हाय रे, मेरा पूरा धन लुट गया। हाय रे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाएगा। हाय रे, यह शब्द मेरा धन पूरा लुट गया, यह दुख का भाव व्यक्त कर रहा है। हाय रे शब्द यह किस चीज का भाव व्यक्त कर रहा है? दुख का भाव व्यक्त कर रहा है। उसे दुख हुआ है कि उसका पूरा धन चोरी हो गया है। और जब धन चोरी हो जाए, तब इसी तरह से व्यक्ति अपने दुखों को अपने शब्दों के माध्यम से विलाप करके रोता है, और उन शब्दों के बाद इसी तरह से विस्मयादिबोधक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह हुआ। अगला है अवतरण चिन्ह। बच्चों, अवतरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह जब होता है, जब हम किसी के बातों को वैसे के वैसे लिखते हैं, तब हम उसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। और इकहरा अवतरण चिन्ह हम कहते हैं, बच्चों थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इकहरा जो ये है और दोहरा ये है, नहीं तो असमंजस में न पड़ जाना बच्चों कि यहां पे मैंने पहले लिख दिया है, ये जो है तुम्हारा इकहरा है, और ये जो हो जाएगा दोहरा अवतरण चिन्ह। ध्यान रखना, ये इकहरा है, यह दोहरा है। इकहरा और दोहरा कब कहा जाता है? जब हम किसी के बातों को या किसी की बातों को चिन्हों में, जब किसी की बात हम लिखते हैं, लेकिन उस बात को हम थोड़ा सा मोड़ मरोड़ के लिखते हैं, थोड़ा सा बदल करके लिखते हैं, तब हम इकहरा चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब किसी की बातों को हम वैसे के वैसे उठा के, जैसे उसने कहा है वैसे के वैसे अगर उठा के हम लिख दे, बिना उसके शब्दों में तिल मात्र का भी बदलाव किए, तब हम उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। बच्चों, आप लोग व्याकरण में, इंग्लिश में, थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ मैं बता रहा हूँ, हिंदी है विषय चल रहा है, फिर भी आप लोगों ने इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा बच्चों। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप देखते हो, डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य किसी ने कहे रहते हैं, आप वो वाक्य देखोगे तो हमेशा देखो ग्रामर के किताबों में उन वाक्यों में आपको वाक्य हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा होता है, क्योंकि वो उसके वाक्य वैसे के वैसे रहते हैं। राम सेड, राम सेड, राम ने कहा, कौमा, कौन सा कौमा? अल्प विराम वाला कौमा। आई विल गो पुणे, इन्वर्टेड का क्लोज, मतलब राम ने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा। राम ने कहा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मतलब अल्प विराम आ गया, और उसके बाद राम ने क्या कहा? राम ने क्या कहा? उसकी कौन सी बात थी? उसकी बात वैसे को वैसे, वैसे को वैसे करने के लिए, वैसे को वैसे लिखने के लिए, पॉज लेना। हाँ, तो राम ने कहा मैं मुंबई जाऊंगा या मैं पुणे जाऊंगा। राम जो कहता है, राम ने कहा मैं मुंबई जाऊंगा या पुणे जाऊंगा, राम राम ने कहा, अर्धविराम लग गया, लेकिन राम ने क्या कहा? राम का जो वाक्य था, क्या कहा था उसने?
मैं पुणे जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा या मैं गांव जाऊंगा, उसने जो भी वाक्य कहा हो उसके वाक्य को वैसे के वैसे जब हम लिखते हैं तब हम दुहेरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। उसको कौन सा चिन्ह लगाते हैं? दुहेरा अवतरण चिन्ह। पिताजी ने कहा, पिताजी ने कहा मैं 2 खिलौने लाऊंगा। पिताजी ने कहा, फिर ये पिताजी ने कहा, फिर कॉमा, अल्प विराम, फिर क्या वाक्य कहा, उस वाक्य से पहले ये 2 चिन्ह लगेंगे। मैं 2 खिलौने लाऊंगा, फिर ये वाक्य उनका था, उसके बाद ये दुहेरा अवतरण चिन्ह हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जब किसी के वाक्य को हम वैसे के वैसे उतारते हैं तब दुहेरा अवतरण चिन्ह आता है। और इकहरा अवतरण चिन्ह जब आता है, हम किसी की बात ऐसे ही बता देते, कहता है जब कोई बात कही जाती है किसी के लिए और किसी की बात हम उठा के वैसे लिखते हैं, जैसे कि राम ने कहा शाम से कि किताब ले आओ। अब ये तो वाक्य सादा था इसलिए इकहरा वाक्य था। अब उसने कैसे वाक्य कहा था, कैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें इकहरा इसलिए कहा जाता है वैसे को वैसे न लिखते हुए, लेकिन किसी की बातों को जब हम लिखते हैं, हम किसी की बातों को जब लिखते हैं, किसी ने कुछ वाक्य कहे हों, जैसे एक एग्जाम्पल कह दूं मैं, हम किसी के सुविचार लिखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके कई वाक्य आज भी हमारी जिंदगियों में वो गूंजते हैं या हम उनके शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि उनके बड़े विचार अच्छे थे, दिल को छू जाने वाले विचार थे। जब हम उनके विचारों को, उनके सुविचार को लिखते हैं तो बच्चों उनके सुविचारों को भी हम सिंगल यूनिटेड कॉमा में लिखते हैं या कभी कभी डबल इन्वर्टेड, वैसे को वैसे वाक्य अगर कहे हो उन्होंने तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको मोल्ड करके हम लिख देते हैं। लेकिन उनके विचार क्या है, उन विचारों को अगर लिखते हैं, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने के विचार क्या थे या हमारे महात्मा गांधी के विचार क्या थे, जब उनके विचारों को हम लिखते हैं तब हम इकहरा अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। लेकिन उनको, उन्होंने कही हुई बातें अगर हम वैसे को वैसे लिखते हैं तब हम उसे दुहेरा अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, दोनों दोनों चिन्ह है, अवतरण चिन्ह 2 आते हैं, इकहरा और दुहेरा। जब 2 चिन्ह लगे हों तो उसे दुहेरा अवतरण चिन्ह कहेंगे, एक कॉमा से हो तो उसे इकहरा अवतरण चिन्ह कहेंगे, और 2 कॉमा से अगर हो तो उसे दुहेरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। बच्चों लेकिन दोहरा अवतरण चिन्ह हम तब लगाते हैं जब किसी के वाक्य वैसे के वैसे हम लिख देते हैं, और जब हम किसी की बातों को जब ऐसे ही लिखते हैं, वैसे को वैसे न लिख के थोड़ा सा उसमें बदलाव भी अगर हो, थोड़ा सा उसका विचारधारा अलग तरह से लिखे व्यक्त करते हैं, तब उसकी बातों को हम इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। बच्चों समझ में आया इतना? अगला हमारा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह बच्चों इसे कहा जाता है, लाघव चिन्ह मतलब जब हम किसी चीज को लघु करते हैं, छोटा करते हैं, संक्षिप्त जिसे कहा जाता है, लाघव मतलब लघु, हम छोटा जब किसी को करते हैं। जैसे मैंने कहा, जब कोई अपने किसी विषय में, कोई व्यक्ति जब किसी विषय में गहन अध्ययन कर लेता है या फिर उस विषय में उसे बड़ी डिग्री हासिल हो जाती था, हम उसके नाम के सामने डॉक्टरेट लगाते हैं। चलने दो, वो शब्द ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर न लिखते हुए हम सिर्फ शॉर्ट में ड ऊपर चंद्र बिंदी, चंद्रमा और एक लाइन, एक बिंदी दे देंगे, डॉक कर देते हैं। वो डॉ जो है डॉक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा डॉक्टर हम कह देते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब क्या, जब किसी चीज को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तब इस चिन्ह का, इस शब्द, इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, लाघव चिन्ह। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लिखते हैं जिनका हम
बड़े रूप में। अभी आप ही लिखो, मैं तो सीधी बात करता हूं आपके रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजों को ज्यादा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप परीक्षा देते हैं, आप जब विद्यालय में परीक्षाएं देते हैं, जब परीक्षा देते हैं तो पूरा प्रश्न नहीं लिखते। कभी लिखते हो बच्चों ऐसा प्रश्न? नहीं लिखते हो, उसकी जगह पे कहते हो ऐसा, ये कर देते हो। क्या कहलाता? प्र मतलब क्या? प्रहार। प्रश्न, प्रश्न कहलाता। उसका अर्थ मतलब हम किसी भी चीज को जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे हम प्र कहते हैं। प्रश्न संक्षिप्त रूप कहते हैं, छोटे में लिख दे, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहा जाता है। जैसे शब्द है महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडल। शब्द सुना है कभी? नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, बहुत लंबा चौड़ा नाम बता दिया, सोच रहे होगे आप लोग। बच्चों इसी को कहा जाता है महाराष्ट्र में MIDC। सुना होगा, फला जगह की MIDC, पिंपरी चिंचवड़ MIDC एरिया है ना, नासिक MIDC एरिया, औरंगाबाद MIDC एरिया, मुंबई या ठाणे MIDC एरिया। MIDC जो कहलाता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसे हम किस में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लाघव रूप में लिखते हैं MIDC। महाराष्ट्र का म, औद्योगिक का औ, विकास का वी और मंडल का म। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल इसे कहा जाता है, हिंदी में हम कहते हैं बच्चों, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म होता है लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसी को कहा जाता है आप कितने पढ़े हो, कहता मैं ग्रेजुएट हूं। ग्रेजुएट किस में हो? BSc किया हूं, BA किया हूं, MCOM किया हूं, BCOM किया हूं। तो बच्चों BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, पूरा बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं कहता, शॉर्ट में बता देता है BA मैंने पढ़ा है। BCOM बैचलर ऑफ कॉमर्स, MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स, MSc मास्टर ऑफ साइंस, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, PhD फिलोसोफर ऑफ, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसोफर, मतलब किसी ने अगर डॉक्टरेट किया है किसी शब्द में, फिलोसॉफी की है, तो उसे हम कहते हैं, मतलब इन शब्दों को हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तब वहां पे बिंदी देते हैं, ये दे देते हैं, इसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। अगला है निर्देशांक या निर्देशक चिन्ह। जब हम किसी को निर्देशक देते हैं, आप लोगों ने बच्चों कोई नाटिका अगर पढ़ी होगी, नाट्य पढ़ा होगा, नाटक पढ़ा होगा, डायलॉग जिसे हम कहते हैं, डायलॉग के जो स्क्रिप्ट होते हैं उसको पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होता है, जब से किसी का नाम लिखा रहता है और ये चिन्ह लगाया रहता है, डैश किया रहता है और उसके वाक्य रहते हैं। ये निर्देशांक दिया गया, उसके लिए निर्देश दिया कि मैं ये उसके लिए निर्देश है, या उसके वाक्य होते हैं, या उसको निर्देश करने के लिए लिखा है। हम ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों में दोनों सेम चिन्ह है, लेकिन इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है बच्चों। ये चिन्ह आपके मोबाइल के कीपैड में भी दिखाई देते हैं। आपके मोबाइल का कीपैड देखोगे या आपके कंप्यूटर का कीपैड देखोगे, उस कीपैड में ये दो चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। योजन चिन्ह जब कब इस्तेमाल किया जाता है? निर्देशन चिन्ह जब किसी चीज का निर्देशन दिया जाता है। निर्देशक मतलब किसी को कुछ बातें बताने के लिए कही जाती है, निर्देशन दिया जाता है। जब किसी का निर्देशन होता है, उसका नाम लिख के वहां डैश करके और फिर उसकी बातें लिखी जाती है, तो उसे उसका निर्देश दिया जाता है, निर्देश। तब यह निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। वह उसके निर्देशक दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। निर्देशक मतलब ही डायरेक्शन। हिंदी में हम निर्देशक कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे डायरेक्टर कहते हैं। जो पिक्चर को डायरेक्ट करता है बच्चों, वही निर्देशक होता है। बोलते हैं ना, अरे फला पिक्चर का निर्देशक कौन है? निर्देशक मतलब डायरेक्टर। हिंदी में नाम पूछ लो तो सातवें आसमान पे दिमाग चला जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि निर्देशक है क्या, किस जड़ी बूटी का नाम है। बच्चों निर्देशक ही मतलब डायरेक्शन होता है, डायरेक्टर।
तो यहाँ पे निर्देशांक जो होता है, निर्देशक चिन्ह जो होता है, उसको निर्देश देता है, उसे डायरेक्ट करता है, उसे कहता है, ऑर्डर देता है, उसे बताता है, वही निर्देशक होता है। उसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। योजन चिन्ह कहा जाता है तब जब हम बहुत सारी चीजों को, दो चीजों को एक साथ पढ़ते हैं, जैसे घर परिवार, यहां वहां, इधर उधर। जब दो शब्दों को साथ में बोलते हैं तो दोनों शब्दों के बीच में यह योजन लगाया जाता है। योजन मतलब अंतर, योजन मतलब अंतर, समझ में आया? तो यह योजन चिन्ह है जब दो शब्दों को साथ में बोलते हैं लेकिन दोनों के बीच में अंतर रखा जाता है, उसे योजन कहा जाता है। योजन यह शब्द अंतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर संस्कृत आप जानते होंगे तो आपको पता होगा योजन शब्द अंतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। योजन, जब बाल बच्चे, बाल और बच्चे, इधर उधर, दो शब्दों में अंतर, इधर उधर, यहां वहां, तुम यहां वहां घूम क्यों रहे हो, यहां और वहां शब्द में यह योजन चिन्ह लगाया जाता है बच्चों। जब हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तब ऐसे योजन चिन्ह को लगाया जाता है बच्चों। समझ में आ रहा है? अगला है छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। देखो, जब दोनों तरफ में चंद्राकार हो या अर्ध कर्व हो, अर्ध चक्राकार हो या चक्राकार हो, जिसे हम कर्व कहते हैं, चंद्राकार हो, चाहे जो भी शब्द इस्तेमाल करो, छोटा कोष्टक इसे कहते हैं। और यह छोटा कोष्टक जब हम कोई उपवाक्य बोलते हैं, जैसे प्रश्न पांचवा उसका क, प्रश्न पांचवा उसका क, तो क यहां लिखेंगे, तो प्रश्न पांचवा बाहर आएगा और उसके नीचे अंदर में जो दूसरा उसका उप प्रश्न होगा, जब उप प्रश्नों के लिए हम क का इस्तेमाल, या क को अक्षर कोई भी ले लो लेकिन इस चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो अगला रहेगा 25 गुणे 26, यह आपका छोटा कोष्टक हुआ। बड़ा कोष्टक कब इस्तेमाल किया जाता है? देखो यहां पे मैंने दोनों कोष्टक को इस्तेमाल किया, छोटा कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। छोटा कोष्टक मतलब जब दोनों चीजों को हमको अलग अलग दिखाना है, यहां पे गुणा भी दिखाना है और घटा भी दिखाना है। यहां पे 35 घटा 24, यहां पे 35 में से 24 घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, और बाद में जो आंसर आएगा उसको 37 से गुणा किया जा रहा है। यह कोष्टक यहां पे गुणा का संबंध बता रहा है। यह बैजिक गणित है। इसे क्या कहा जाता है? बैजिक गणित, या जिसे कहता है संख्या गणित कहा जाता है, या बीज गणित कहा जाता है, या अलजेब्रा कहा जाता है, उसमें यह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले जो आंतरिक कोष्टक होता है उसे हम हल करते हैं, बाद में बाहर वाला कोष्टक। तो ये बड़ा छोटा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है, ये जो बड़ा दिख रहा है ये, और ये अंदर छोटा कोष्टक है। ये गणितों में, गणित में ज्यादा करके ऐसे कोष्टकों का इस्तेमाल हम करते हैं। दो गणित के अलग अलग चीजें जब हल की जाती है उसको अलग अलग दर्शाने के लिए गुणा भाग जोड़ घटा के चीजों में हम ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या वर्ग वर्गमूल में जब वर्ग भी दिखाते हैं और घन भी दिखाते हैं तो ऐसे चीजों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं बड़े कोष्टक का, जिसे हम वर्गाकार कोष्टक भी कहते हैं। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अगला है मझला, सर्पाकार कोष्टक। बच्चों सर्पाकार कोष्टक यह भी गणित में ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहूंगा 9वीं के बच्चों को, आप लोग के बीज गणित में एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सेट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट, समुच्चय जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों, समुच्चय, जो गणित का आपका चैप्टर है उसमें इस कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं मझला सर्पाकार कोष्टक, या धनु कोष्टक भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पे इसे कुछ लोग धनु कोष्टक भी बोलते हैं। मैंने तो धनु कोष्टक पढ़ा था, लेकिन अब कुछ किताबों में मैं देख रहा हूं सर्पाकार, मतलब आकार के आधार पर उसे नाम दिया जाता है बच्चों। मझला कोष्टक कहो या सर्पाकार कोष्टक कहो, और मैंने तो कहीं पे से धनु कोष्टक भी पढ़ा हुआ है। अगर आप कहीं पे और सर्च करोगे, देखोगे, पता चलेगा, तो इसे धनु कोष्टक भी कहा जाता है। इसे आप लोग जब गणित में समुच्चय जो चैप्टर है, सेट
चैप्टर जो है आप लोगों ने देखा होगा बीजगणित में, अलजेब्रा में, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, नल सेट, जो सेट होता है। ठीक है, अगला है मझला, समझ में आया बच्चों? अगला है, अगला कौन सा है? हंस पद। हंस पद, हंस पद क्या होता पता है बच्चों? जब कभी हम कोई वाक्य लिखते हैं, ये लिखने के समय ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप कहोगे बोलते समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता बच्चों। जब हम लिखते हैं, लिखते समय वाक्य अगर हम लिख दें लेकिन बीच में कोई शब्द हमारा अगर छूट जाता है, क्या कहा मैंने? जब कोई वाक्य हमने लिखा होता है, और जैसे कि अभी ये मैंने लिखा बड़ा कोष्टक, लेकिन अर्धाकार, ये वर्गाकार नहीं लिखा, तो मैं इसी जगह पे क्या कर दूंगा? ऐसा चिन्ह बना दूंगा और इसके ऊपर लिख दूंगा। मतलब इसका मतलब कहलाता है ये शब्द जो इसके बीच में आएगा। जिन दो शब्दों के बीच में यह चिन्ह लगाया था, हंस पद। हंस मतलब हंस की चाल, जो हंस उड़ता है ऐसे करके, हंस का जो चिन्ह होता है, हंस की पद, ये पद जो है ये हंस का है। मतलब बीच में, इन दो शब्दों के बीच में वह शब्द है जो गलती से छूट गया है, उसे हम हंस पद चिन्ह कहेंगे। जब दो शब्द होते हैं, जब कोई वाक्य लिखा जाता है, लिखते समय हम कोई शब्द बीच में नहीं लिख पाते हैं, छूट जाता है गलती से, लेकिन वो वाक्य सही ढंग से पूरा मिटाने से, काटने से अच्छा है वहां पे इस हंस पद का चिन्ह लगा देते हैं और उसके ऊपर हम वह शब्द लिख लेते हैं और उसे माना जाता है वो शब्द वहां उन दो शब्दों के बीच में आएगा, उसे हम कहते हैं हंस पद। समझ में आया बच्चों? अगला है उपविराम। उपविराम कब कहा जाता है? जब किसी का नाम हो और उसका आगे डैश किया जाता, आगे उसके उसकी बातें लिखी जाती है। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने नाटक पढ़े होंगे। नाटकों में भी देखा जाता है किसी किसी के नाम होते हैं। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल में 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में कई हिंदी के, मराठी के, अंग्रेजी के कुछ ऐसे ड्रामा टाइप में नाटककार, नाट्य चीजें पढ़ी होंगी, नाटकीय चीजें अगर पढ़ी होंगी, समझ में आए? तो नाटकीय चीजों में आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्तियों के नाम होते हैं और नाम के आगे ये चिन्ह लगाया होता है और फिर उसके वाक्य होते हैं। मतलब उस व्यक्ति ने कौन सी बात कही है, उस व्यक्ति का नाम। जैसे जैसे अगर रामायण आप का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, रामायण का अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो राम, राम के वाक्य आएंगे, लक्ष्मण, उनके वाक्य आएंगे। तो लक्ष्मण और राम जहां लिखा रहेगा उसके बाद ये चिन्ह होगा, बाद में उनके आगे उनके वाक्य होंगे। सीता ने क्या कहा, रावण ने क्या कहा। जैसे राम और रावण का वार्तालाप हो रहा है, अगर राम और रावण का वार्तालाप का स्क्रिप्ट है आपके पास में, दोनों की बातें हो रही हैं। जैसे कि अगर लंका कांड देखोगे आप लोग, उसमें ये हनुमान और विभीषण, ये सॉरी, हनुमान और रावण के बीच में जो बात हुई है उनके दरबार में, हनुमान जब कोई बात कह रहे हैं तो ये चिन्ह लगा दिया जाएगा, उनकी बातें क्या कही उन्होंने लगाया। फिर रावण ने क्या कहा, उसके बाद ये चिन्ह लगा दिया जाए, उनकी बातें। मतलब जब किसी के बीच में वार्तालाप होती है या कोई कोई बातें जब कहता है, ज्यादा करके नाटकीय पद्धति से जब कोई वाक्य हम लिखते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग उनकी बातें होती हैं, बात एक दूसरे को कही जाती हैं, कहते हैं और अपने अपने डायलॉग कहते हैं, अपने अपने वाक्य जब कहते हैं, तो उन वाक्यों को कहने से पहले किस व्यक्ति ने कौन सा वाक्य कहा है, उसमें इस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? जिसे हम कहते हैं उप विराम। मतलब राम, फिर उसका वाक्य पढ़ेंगे, राधा, उसका वाक्य पढ़ेंगे, सीता, उसके वाक्य पढ़ेंगे। मतलब उस व्यक्ति के क्या कहा है उसके वाक्य पढ़ने के लिए हम वह विराम लेते हैं। अगला है बच्चों हमारा अपूर्ण सूचक। यह अपूर्ण सूचक 3 गुणा का जो चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, यह चिन्ह आप लोग अगर अपनी हिंदी की किताब देखोगे बच्चों, हिंदी की किताब अगर देखोगे, तो हिंदी की किताबों में, कविताओं में हमें एक ही कविता में दो दो कवियों के दोहे लिखे होते हैं। किसके लिखे रहते? दोहे, कवियों के। कभी मीरा के पद हैं,
कबीर के पद हैं या कबीर के, तुलसीदास के दोहे हैं, मीरा के दोहे हैं, तो पहले मीरा के दोहे, मीरा के पद लिखा रहेगा, उसकी कुछ बातें उसने कौन किसी पद कहे वो लिखा रहेगा, और फिर बाद में नीचे फिर ये चिन्ह होगा, और फिर कबीर के। इसका मतलब है अपूर्ण सूचक, यह पूरी तरह से कविता हुई नहीं है, अभी बंदे के उसके नीचे और है। यह क्या बताता है? अपूर्ण सूचक, यह पूर्ण हुआ नहीं है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, जब कोई चीज हो रही है लेकिन अगला भाग उसके नीचे या अगले पेज पे है, तो नीचे इस तरह का निशान लगा दिया जाता है। इसका मतलब इस कविता का या इस चीज का, इस छंद का, इस चीज का कुछ भाग आगे है, वह अपूर्ण है, पूरी तरह से पूरी हुई नहीं है। अगर आप हिंदी की किताबें देखोगे तो उसमें आपको वो चीजें दिखाई देंगी। कुछ कविताएं लिखी रहेंगी, कुछ पद लिखे रहेंगे, उनके बाद दूसरा फिर और आगे रहेगा, तो उसके नीचे ये निशान आपको दिखाई दिया जाएगा। इस निशान का मतलब ही होता है आगे और है इसका। ठीक है बच्चों, अगला लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह कैसा होता है वो बताता हूं। जब कोई वाक्य कह के ऐसे डैश 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 कर दिया जाता है, किसी के वाक्य होते हैं, जब वह व्यक्ति जब बोलता है कैसे कहता हो उस वाक्य को, अगर वह कह दे वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे उसके डैश, मतलब आगे और कुछ बोलना चाहता है वो वाक्य, वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है, आगे कुछ बोलना चाहता है। इस निशान का मतलब होता है उस वाक्य के, जो वाक्य कहा गया है उस वाक्य के बाद वह डैश बिंदी 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 दिया जाता है। डैश नहीं कहा जाएगा उसे, बिंदी बिंदी जाएगा। ऐसे समय पे हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना, ओह क्या है, क्या है, आगे और भी कहेगा कुछ वाक्य, तो उसके बाद में वह चिन्ह वहां पे छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या, उसके वाक्य और हैं, उसकी बातें पूरी तरह से हुई नहीं है, उसकी पूरी बातें अभी बाकी है, आगे लिखी है, लेकिन आगे और कुछ कहना चाहता है वो, उसकी पूरी बात पूरी तरह से हुई नहीं है, तब ऐसे चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इस चिन्ह का इस्तेमाल ही मतलब उसकी पूरी बातें नहीं हुई है। समझ में आया बच्चों? अगला है समाप्ति चिन्ह, और यह हमारा विराम चिन्ह भी समाप्ति की तरफ ही बढ़ रहा है। समाप्ति चिन्ह बच्चों, आपका प्रश्न पत्र आपने देखा होगा, आपका प्रश्न पत्र जब होता है, प्रश्न पत्र के अंत में यह चिन्ह आपका दिखाई देता है। चाहे कोई भी आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र अगर देखते हो 10वीं के विद्यार्थी, तो आप देखोगे आपका जहां प्रश्न खत्म होता है उस प्रश्न चिन्ह खत्म होने के बाद यह चिन्ह लगता है। इसलिए बच्चों मैंने इस विराम चिन्ह के बाद भी यह चिन्ह लगा दिया है, इसका मतलब हमारा विराम चिन्ह यहां पे खत्म होता है। जब बच्चों कोई चीज लिखी जाती, कोई कहानी हो, कोई भी चीज हो, कोई प्रश्न पत्र हो, कोई कविता हो, कोई दोहा हो, जब लिखा जाता है, जब उसका अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, किसके आगे कुछ नहीं है, तब यह चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान रखो बच्चों, अपूर्ण सूचक और समाप्ति चिन्ह, यह दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे और कुछ है, और यह चिन्ह दिखाता है आगे सब समाप्त है। बच्चों एक उदाहरण और दूंगा, कभी रेलवे देखो, रेलवे जाने के बाद उसके पीछे एक क्रॉस लगाया रहता है, एक्स बना होता है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है, बता रहा हूं। उसका मतलब यह होता है कि इस डिब्बे के पीछे अब कोई और डिब्बा नहीं था, या छूटा नहीं है, टूटा नहीं है। अगर किसी ट्रेन के पीछे अगर क्रॉस वाला डब्बा न दिखाई दे, इसका मतलब जरूर है इसके पीछे और कोई डिब्बा था जो कहीं छूट गया है, गलती से टूट गया है, गिर गया है। इसलिए हर ट्रेन के पीछे क्रॉस का निशान लगाया जाता है, लास्ट डब्बे के पीछे उसका यह निर्देशांक होता है, यह चिन्ह होता है, अब इस ट्रेन के बाद कोई डिब्बा नहीं था। तो बच्चों यह हमारा चिन्ह यही है कि यह जो दिखाया गया है, इसका मतलब ही आगे और कोई चिन्ह नहीं है, और आगे कुछ और नहीं है। यहीं पे हमारा यह विराम चिन्ह समाप्त होता है। बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल की घंटी दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दूसरे और व्याकरण के साथ में हम।